गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा होम साइंस में हम चैप्टर 3 कार्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट ऑनलाइन क्लास में कार्य व्यवस्था का अर्थ, लक्षण और कार्य व्यवस्था के आवश्यक तत्वों के बारे में पढ़ा। और बेटा इस चैप्टर में आज हम गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक तथा गृह कार्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा हर परिवार चाहता है कि अच्छी कार्य व्यवस्था को लागू किया जाए और अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति भी की जाए, लेकिन गृह कार्य व्यवस्था को उत्तम बनाने के लिए कुछ कारकों का होना भी बहुत जरूरी है। अर्थात ये कारक ऐसे होते हैं जो गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। और बेटा गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है नियोजन। बच्चों, नियोजन का आधार होता है योजना बनाना। और बेटा चिंतन, निरंतरता, पूर्वानुमान ये सभी नियोजन के आधार के अंतर्गत आते हैं। और बेटा गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है नियंत्रण। और उत्प्रेरणा, जांच और समायोजन ये सब नियंत्रण के आधार हैं। तो बच्चों ये तो वो कारक हैं जो गृह कार्य व्यवस्था को उत्तम बनाते हैं, है ना। अब बच्चों गृह कार्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक। बच्चों अभी हमने बताया कि कुछ कारक तो ऐसे होते हैं जो हमारी घर की जो कार्य व्यवस्था है उसको उत्तम बनाते हैं, है ना। वहीं दूसरी ओर कुछ कारक ऐसे भी होते हैं बच्चों जो हमारी सुचारू कार्य व्यवस्था के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। अर्थात ये हमारी कार्य व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। और यदि इस वर्ग के कारक बहुत अधिक सक्रिय या प्रबल हो जाएं तो बच्चों हमारी जो गृह कार्य व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है या अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए बच्चों एक गृहिणी का कर्तव्य बनता है कि वो कार्य व्यवस्था पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक हैं उनको ध्यान में रखे और उनके प्रभावों को कम करने का उपाय करे। बेटा कार्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सूझबूझ की न्यूनता। बेटा नियोजन और नियंत्रण गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले ऐसे कारक होते हैं जो गृह कार्य व्यवस्था को बहुत ही उत्तम बनाते हैं, है ना। और जो कार्य व्यवस्था है उसको सुचारू बनाने में सहायक होते हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो कि ये जो सुचारू कार्य व्यवस्था है इसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। अर्थात कार्य व्यवस्था पर प्रतिकूल यानी कि विपरीत प्रभाव डालते हैं। यदि इस वर्ग के कारक बहुत अधिक सक्रिय हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारे जो घर की कार्य व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है और अस्त व्यस्त हो जाती है ना। तो बच्चों गृहिणी का ये कर्तव्य है कि वो कार्य व्यवस्था पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक हैं उनको भी ध्यान में रखे तथा उन कारकों का या तो उन्मूलन करने का प्रयास करे या उन प्रभावों को कम करने के उपाय करे। कार्य व्यवस्था को बच्चों हर काम को करने के लिए उस काम से संबंधित जानकारी की आवश्यकता होती है। और यही नहीं, अनेक कार्यों को करने के लिए
अथवा उनके विषय में उचित निर्णय लेने के लिए सूझबूझ की आवश्यकता होती है ना। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यदि किसी परिवार में गृहिणी अथवा परिवार के मुखिया गृह कार्य व्यवस्था पर तीसरा प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कारक है पारिवारिक कलह। बच्चों, गृह कार्यों को करने की सूझ और सभी साधनों के उपलब्ध होने पर भी यदि परिवार में आपस में प्यार वाला वातावरण नहीं है तो क्या होगा? कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से लागू नहीं की जा सकती। परिवार में कलह और तनाव होने की स्थिति में घर की जो कार्य व्यवस्था है वो बच्चों सुचारू रूप से कैसे चल सकती है? इसलिए कहा जा सकता है कि पारिवारिक कलह भी कार्य व्यवस्था को कुप्रभावित करने वाला एक कारक है। बच्चों, यदि परिवार के सदस्यों में आपस में प्यार है, सौहार्द है, तभी हमारे घर की जो कार्य व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सकती है। इसलिए बच्चों, गृहिणी का कर्तव्य है कि जो कारक कार्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, विपरीत प्रभाव डालते हैं, उन कारकों के प्रति वो जागरूक रहे और इनके निवारण के लिए भी वो प्रयास करती रहे। कार्य व्यवस्था के साधन। बच्चों, कार्य व्यवस्था में जो साधन होते हैं उनका बहुत ही महत्व होता है। यद्यपि जो साधन हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन तब भी उनसे उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका उचित समय से तथा सिस्टम वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। और गृह कार्य व्यवस्था में सहायक साधनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला मानवीय साधन, दूसरा भौतिक साधन और तीसरा सामुदायिक साधन। सबसे पहले है बच्चों मानवीय साधन। बेटा, परिवार के सदस्यों की संख्या, उनके गुण, कुशलता, ये सभी मानवीय साधनों के रूप में निरूपित होते हैं। और कामों को संपादित करने की उनकी सामर्थ्य, उनकी शक्ति, समय, ज्ञान और रुचि आदि उनकी कुशलता में सहायक होती है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहला है ज्ञान। बच्चों, किसी काम को करने के लिए अगर हमें उसके बारे में पहले से ही ज्ञान है तो गलतियां कम से कम होती हैं, है ना। और उस काम के जो परिणाम होते हैं वो भी सफल होते हैं और वो कार्य सफल परिणाम के साथ खत्म हो जाते हैं। नियोजन के समय यदि विवेक और ज्ञान की कमी नहीं है तो जो सर्वोत्तम विधियां हैं और योजनाओं का ज्ञान है वो पहले से ही है तो परिणाम भी अच्छे ही होंगे। दूसरा है शक्ति। बच्चों, कार्य व्यवस्था के आधार पर पूरी तरह से तथा उचित रूप से लक्ष्य प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब जो गृहिणी है तथा परिवार में कार्य व्यवस्था संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक श्रम करने की सामर्थ्य तथा शक्ति हो। कई बार क्या होता है कि कार्य कुशलता के समय श्रम की बचत करके भी कार्य करने की सामर्थ्य को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है बच्चों रुचि। परिवार के हर सदस्य की रुचि अलग अलग होती है, इसलिए कार्यों को बांटते समय हमें हर सदस्य की रुचि के अनुसार ही उसको कार्य दिया जाए देना। भौतिक साधन। बच्चों, घर की स्थिति, बनावट और परिवार की आय, ये सभी कार्य व्यवस्था के भौतिक साधन कहलाते हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत ही आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान को उपलब्ध करने में धन की ज़रूरत होती है। और आज के टाइम में किसी भी परिवार की कार्य व्यवस्था पूरी तरह से धन पर ही निर्भर करती है। इसलिए बच्चों,
मुद्रा को आज के युग में सबसे ऊंचा भौतिक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। और इस प्रकार के साधनों में निम्नलिखित साधन आते हैं, जैसे सबसे पहला है घर की स्थिति और बनावट। घर कहाँ बना है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, प्रकाश और पानी का प्रबंध है भी या नहीं, कितने कमरे हैं, ये सभी कार्य व्यवस्था पर प्रभाव डालती हैं सभी बातें, है ना। घरेलू यंत्र, यदि घर में घरेलू यंत्र जैसे कि कपड़ा सिलने की मशीन, कुकिंग गैस आदि होती हैं तो इससे बच्चों समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। और इससे क्या होता है ना कि गृहिणी की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और काम बिल्कुल अच्छे ढंग से संपन्न होते हैं। आय, पारिवारिक आय का कार्य व्यवस्था पर पूरा प्रभाव पड़ता है। यदि आय व्यय के अनुकूल नहीं होगी तो बच्चों गृहिणी कार्यों की योजना बनाएगी लेकिन उन्हें क्या नहीं कर पाएगी, क्रियान्वित नहीं कर पाएगी। आय अधिक होने पर जो आधुनिक प्रचलित साधन है उनका प्रयोग भी कर सकती है, जिससे कि उसकी कार्यकुशलता बढ़ जाएगी और थकान भी कम होगी। अब बच्चों है सामुदायिक साधन। कुछ साधन इस तरह के होते हैं जो सार्वजनिक रूप में समुदाय द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, यातायात के साधन और बचत करने के संस्थान जैसे कि बैंक है, डाकघर है, बीमा निगम, ये सामुदायिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय बच्चों।